नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए अब खबरों पर तफसील से बात करते हैं और सबसे पहले बात पूर्व मंत्री मोहसिन रजा की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर उन्होंने सवाल उठाए। मोहसिन रजा वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, यह कहना है मोहसिन रजा का। वक्फ बोर्ड की निधि के हालात गंभीर हैं। दोनों बोर्ड्स के 5 साल के खातों की जांच कराई जाए। दोनों बोर्ड्स ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। दोनों बोर्ड्स में प्रशासक की नियुक्ति की जाए। ये बातें कही हैं मोहसिन रजा ने। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, पिछली योगी सरकार में मंत्री रहे हैं और अब ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर। वो ये कह रहे हैं कि इनकी संपत्तियां जो हैं उनका अतिक्रमण हो रहा है और पिछले 5 साल का जो खाता है इन दोनों ही बोर्ड्स का, उसकी जांच की जाए। यह मांग की है पत्र लिखकर मोहसिन रजा ने। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का मुद्दा पत्र लिखकर उठाया है। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उठाया है। और आइए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक त्रिपाठी, हमारे संवाददाता। उनसे और जानकारी प्राप्त करते हैं इस पत्र के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में और आने वाले संभावित निर्णयों के बारे में। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मोहसिन रजा इसके पहले मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार, जब योगी सरकार पहली बार 2017 में बनी थी, तब मोहसिन रजा मंत्री थे, लेकिन अब चेहरा बदल गया है। दानिश आजाद अंसारी मंत्री हैं और मोहसिन रजा लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति हो, चाहे वो शिया बोर्ड हो या सुन्नी बोर्ड हो, उनका दुरुपयोग हो रहा है और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए वो संपत्ति का उपयोग होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पसमानदा और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद अब तक नहीं हो पाई है, क्योंकि जो संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं और वहां से जो इन संपत्तियों से जो आमदनी होती है, वो आमदनी इन लोगों को जानी चाहिए जो पसमानदा समाज के लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमान समाज के लोग हैं, उनको जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रही है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जांच भी कराई जानी चाहिए और दोनों जो बोर्ड हैं उनका बीते 5 सालों की जो जांच है, संपरीक्षा है, लेखा है, उसको कराकर उसकी जो निगरानी है वो मजबूत कराएं। यानी उनका कहीं ना कहीं सरकार के लोगों पर ही हमला है। इस तरह से जो पत्र लिखकर उन्होंने अंदेशा जताया, चूंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब दोबारा रिपीट हुई है, तो 5.5 सालों के कार्यकाल का, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पिछले 5.5 सालों के कार्यकाल का उन्होंने पूरा ब्यौरा जुटाने की बात कही है। उसकी जो रिपोर्ट है वो मंगाने की बात कही है, जांच कराने की बात कही है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण है, जो उनकी जो आमदनी का दुरुपयोग हो रहा है। आप ये बताएं कि क्या उन्होंने किसी का नाम लिया अपने पत्र में विवेक, जो ये अतिक्रमण कर रहा है, या किसी की ओर या किसी समुदाय या समूह विशेष की ओर उन्होंने चिन्हित किया हो? बिल्कुल राजेंद्र, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन जो नियुक्ति होती है इन बोर्ड में, दोनों बोर्ड में, और संपत्तियों की जो देखरेख करते हैं, जैसे मुतवल्ली होते हैं, प्रबंध समिति के लोग होते हैं, उन पर उन्होंने सवाल उठाया है कि इन लोगों की भूमिका जो जांच करने योग्य है, इनको देखा जाना चाहिए कि आखिर जो मुतवल्ली हैं या प्रबंधक हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं इतने लंबे समय से। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनके समय जांच हुई थी और तमाम सारी रिपोर्ट्स भी इस बारे में जारी की गई थी, दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये उनका बड़ा आरोप है, एक तरह से सरकार को कटघरे में, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने की उनकी जो इन्होंने किया है, तो उसको लेकर सरकार भी संजीदा है। और अब आगे इस पत्र के आधार पर शिया सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है, दोनों के जो उसमें राज्य सरकार के जो लोग होते हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे उसकी देखरेख करने वाले हों, मैनेजमेंट कमेटी के लोग हों, अब इन सबकी जांच होगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद आधार पर आगे की कार्रवाइयां होंगी कि आखिर। और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बहुत देश भर में मुद्दा उठा है और इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं जिन पर अवैध कब्जा है, गलत तरीके से इनको खरीदा बेचा जा रहा है। इससे पहले तमाम मामलों में FIR भी हुई है। अभी हाल में जो हमने देखा, यजदान बिल्डर का अपार्टमेंट बना, वो भी नजूल की जमीन पर बना है। तो इन सब तमाम संपत्तियों का ब्यौरा अगर सामने आएगा तो एक बहुत बड़ा घोटाला, और CBI इस मामले अब देखना है कि क्या इनके पत्र के बाद क्या ऐसी कोई जांच होती है विवेक, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। बरेली में चलती ट्रेन से युवक को फेंकने का आरोप लगा है। पिटाई के बाद युवक को चलती ट्रेन से फेंकने का आरोप है। चलती ट्रेन से फेंकने से युवक की मौके पर ही मौत की खबर है। मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर ट्रेन से फेंकने का आरोप है। ट्रेन से फेंकने से पहले युवक की पिटाई का भी आरोप है।
अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस की जनरल बोगी का सारा मामला बताया जा रहा है। जीआरपी ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के तिलहर के पास युवक को फेंकने का आरोप है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव। फेंकने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई का आरोप है। ट्रेन से फेंकने का आरोप है। अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस से, जनरल बोगी से। एक्सक्लूसिव ये आप देख रहे हैं, तस्वीरें और वीडियो। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को ट्रेन से फेंकने का आरोप है। बरेली में चलती ट्रेन से फेंकने का आरोप है और युवक की मौत की खबर है। हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अनूप, और विस्तार से बताएं इस सारे घटनाक्रम के बारे में। देखिए राजेंद्र, ये अयोध्या नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन थी और जिसमें जनरल बोगी में जो खचाखच भरी हुई थी, उसी में एक यात्री पर यह आरोप लगता है कि उसने किसी महिला का मोबाइल चुरा लिया और उसके पास से मोबाइल बरामद भी हो जाता है। जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्री उसके संग मारपीट करते हैं, उसको लात पीछे से बेरहमी से पीटते हैं और इतना ही कि उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो इस मामले में कुछ यात्रियों ने उसका वीडियो भी बना लिया था जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और एबीसी गंगा लगातार दिखा भी रहा है कि किस तरीके से जो कानून का बिल्कुल भी ऐसा लगता है खौफ नहीं। अगर उसने गलती करी थी, मोबाइल चलाया था, तो सबसे खास बात ये थी कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, भारतीय को सूचना देनी चाहिए थी। कानून अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और उसके बाद इस तरीके से गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही तालिबानी सजा देने जैसा है कि इस तरीके से कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। आप अगर किसी ने मोबाइल चलाया था तो आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस मामले में जो आरोपी है नरेंद्र, जो मेन मुख्य आरोपी है, जो पीछे में दिखाई पड़ रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद का रहने वाला है और बाकी फुटेज के वीडियो फुटेज के आधार पर और शिनाख्त की जा रही थी कौन लोग और थे जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने फेंकने में, उसको ट्रेन से नीचे फेंकने में मदद की है। लेकिन सबसे दिक्कत बात यह है कि अभी तक इस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है जिसकी हत्या हुई, जिसको ट्रेन से फेंका गया है। तो जीआरपी की कई टीमें लगातार तिलहर में, इस समय जीआरपी की एक टीम तिलहर पहुंची हुई है। इसलिए घटना बरेली और शाहजहांपुर के बीच जी मुश्किल काम होगा जीआरपी के लिए, लेकिन बिल्कुल उन लोगों का पता लगाया जाना चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किया है। बहुत धन्यवाद आपका अनूप। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति की सौगात दी। इन प्रवक्ताओं और 123 सहायक अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। और इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में कहा कि अब यूपी में भाई भतीजावाद नहीं, पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं और पिछले 5 सालों में युवाओं को 5 लाख नौकरियां दी गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बढ़ती गई विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की और उन्होंने कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज यूपी धार्मिक और स्पिरिचुअल पर्यटन में देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं। काशी में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ और अयोध्या में बहुत जल्द राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या हर एक भारतीय की और हर वह भारतीय जो देश और दुनिया में जहां कहीं रह रहा हो, अयोध्या आकर के भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के दर्शन करने की अभिलाषा रखता है। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में हमारी लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में हमारे वहां पर संचालित हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए 25 से 30,000 करोड़ रुपए हमारे वर्तमान में वहां खर्च हो रहे हैं इन सुविधाओं को वहां पे बढ़ाने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन जिस स्थान पर होता है, मां गंगा और यमुना का मिलन केंद्र संगम प्रयागराज, वह भी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी अपडेट है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल ही कानपुर आएंगे। 20 दिसंबर की जगह 19 दिसंबर को आएंगे कानपुर और जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। बलवंत सिंह के परिजनों से भी मिलेंगे अखिलेश यादव।
कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में बलवंत सिंह की मौत हुई थी और बलवंत सिंह के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। कल ही कानपुर पहुंच रहे हैं। पहले 20 दिसंबर की तारीख बताई जा रही थी उनके कानपुर आगमन की, लेकिन अब ये तारीख बदल गई है। 19 दिसंबर को ही कानपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव और मुलाकात करेंगे पुलिस कस्टडी में बलवंत सिंह की जो मौत हुई उसके बाद उनके परिजनों से। ताजा अपडेट, कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में बलवंत सिंह की मौत हुई थी, तो बलवंत सिंह के परिजनों से कल मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचकर। जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी से भी कल ही वो मुलाकात करेंगे। तो कल कानपुर पहुंच रहे अखिलेश यादव। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले यह कार्यक्रम 20 दिसंबर का था, अब परिवर्तित करके 19 दिसंबर इसकी तारीख हो गई है। कल दो बड़े कार्यक्रम, एक तो वो जेल में बंद अपने विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे और दूसरा कानपुर देहात जाएंगे मृत बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने के लिए। हमारे संवाददाता विकास धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, आपके पास और क्या जानकारी है कल अखिलेश यादव के कानपुर देहात जाने के संदर्भ में? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी में युवक बलवंत की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके मामले को काफी तूल दिया जा रहा था, सियासी पारा चढ़ता जा रहा था लगातार। तमाम राजनीतिक दल के लोग उनके घर पहुंच रहे थे, पीड़ित से बात कर रहे थे, तमाम तरीके की सहायता राशि भी दी गई है उनको। लेकिन जो परिवार है उसने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार मांगी है और ये जो चिट्ठी है ये सरकार की कार्यशैली पर, सरकार की मदद पर तमाम सवाल खड़े कर रही है कि सत्ता की तरफ से दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उसके बावजूद जो पीड़ित परिवार है उसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मदद की गुहार मांगी है। और जो पीड़ित है, जो मृतक है, मृतक की जो पत्नी है शालिनी, उसने एक मार्मिक चिट्ठी लिखी थी अखिलेश यादव के लिए कि अखिलेश जी, मैं आपकी छोटी बहन हूं, मेरी मदद करिए, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। मुझे यहाँ की सरकार पर, यहाँ की पुलिस से कोई भी विश्वास नहीं है, इनकी जांच पर मुझे किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं है। कृपया करके मेरे साथ खड़े होइए, मेरी आवाज को बुलंद करिए। जी, ये आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कल किस वक्त पहुंचेंगे अखिलेश यादव कानपुर देहात, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास विकास? देखिए, सैफई से अखिलेश यादव सुबह 10:30 बजे निकलेंगे और 12:30 बजे लालपुर सरैया गांव पहुंचेंगे। लालपुर सरैया गांव में जो मृतक है उसके परिजनों से मिलेंगे, वहां पर उनकी बात समझेंगे। उनके लिए आवाज बुलंद करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। मृतक की पत्नी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसको संज्ञान में लिया है अखिलेश यादव ने और तत्काल प्रभाव से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो लालपुर सरैया जाएंगे और पीड़ित जो हैं उनकी हर संभव मदद करेंगे। जी, धन्यवाद आपका विकास। एक बड़ी अपडेट झांसी से। हिंदूवादी संगठनों ने पठान सिनेमा का विरोध किया है और झांसी के एलीट चौराहे पर शाहरुख खान का पुतला फूंका है। बड़ी अपडेट, पठान मूवी को हिंदू संस्कृति पर हमला बताया गया है इन लोगों के द्वारा। ये देखिए आप, ये हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं। शाहरुख खान का इन्होंने पुतला फूंका झांसी के एलीट चौराहे पर और पठान मूवी को हिंदू संस्कृति पर हमला बताया है। पठान मूवी में जो सनातन संस्कृति है उसका अपमान करने का काम शाहरुख खान और डायरेक्टर ने किया है, उसको लेकर के हम लोगों ने भगवा रंग में बार बार दिखाया जाता है और भगवा रंग का अपमान किया जाता है, जबकि भगवा रंग सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हमारे सारे संत लोग जो पुजारी हैं वो भगवा रंग के वस्त्र धारण करते हैं और इस पृथ्वी के अंदर प्रथम रोशनी अगर आई है, सूर्य जब उगता है तो भगवा रंग का होता है। इधर कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान जैसे लोग एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। सुब्रत पाठक आक्रामक हैं शाहरुख खान पर, पठान मूवी पर और साथ साथ अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव पर तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वो हमलावर हैं और एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है, लेकिन अब की बार जो संदर्भ था उनके आक्रमण का वो पठान मूवी थी और साथ में शाहरुख खान भी उनके आक्रमण का केंद्र रहे। शाहरुख हो या अन्य, वो एक एजेंडे का हिस्सा रहे और आज धीरे धीरे वो चीज़ें जब उजागर हो रही हैं, जब देश में इस प्रकार की स्थितियों के खिलाफ लोग बोलने लगे हैं, तो आज इन लोगों को इस प्रकार की इनको डर लग रहा है और इस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं।
जो अखिलेश जैसे लोग जो केवल वोट बैंक की ही जो राजनीति करते हैं, न तो उन्हें देश से मतलब है, न देश की संस्कृति से मतलब है, और ना ही देश के भविष्य से मतलब है। बस केवल हमको वोट मिल जाए, उस वोट के कारण से हम सत्ता को प्राप्त कर लें। तो इसलिए अखिलेश जैसे लोग भी इनके एजेंडे का ही हिस्सा हैं। योगी सरकार में भू माफियाओं की शामत आ चुकी है और इसी कड़ी में आज गोरखपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर हत्या के आरोपी और बेटों के साथ मिलकर गैंग चलाने वाले भू माफिया की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि बेटों के साथ मिलकर हत्या करने वाले आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। हत्या के मामले में उसके अपराध से अर्जित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। एक भूमाफिया जवाहर यादव जो कि खोराबार थाना अंतर्गत रहता है और उसके द्वारा उसने पुत्रों और अन्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। उसमें उसी संपत्ति के चक्कर में उन्होंने एक मर्डर भी किया। उसी मर्डर में ही उनके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और करोड़ों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है जराइम की दुनिया से, और उसके साथ साथ उनके करीबन कई सारे व्हीकल भी हैं। तो आज ये अटैचमेंट शुरू हुआ है, कई सारी संपत्ति है जो कई दिन तक ये अटैचमेंट चलेगा। और यह जेल में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबकारी विभाग की टीम ने घर में बन रही शराब के अड्डों पर छापे मारे हैं। यहाँ पर महिलाएं खुद शराब की भट्टी जला रही थीं और इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। किस तरीके से घर के अंदर जहरीली शराब को बनाया जा रहा था और उसे घर के अंदर जमीन में खोद कर रखा गया था। मौके से करीब 1000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया। साथ साथ 20 लीटर कच्ची शराब को भी बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी से पहले ही शराब बनाने वाले माफिया मौके से फरार हो गए। और यह की तस्वीरें 1000 लीटर लहन बरामद की गई, 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई और छापेमारी से पहले ही शराब माफिया मौके से फरार। कौन है? तस्वीरें औरैया की, आप देखिए पुलिस की कार्रवाई। ये मेरे द्वारा आज सवेरे जो है आदर्श नगर ये जो बस्ती है एक कच्ची, इस पे की गई है। इसके बाद जो है कीरतपुर में की गई है और कीरतपुर से लगा हुआ 2-1 भट्टे हैं, उनको देखा गया है, जिसमें जो है करीब जो है 20 लीटर के आसपास तो कच्ची शराब मिली है और करीब 1000 केजी से ऊपर ही जो लहन है जिसे मौके पर नष्ट किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।